नमस्कार दोस्तों, शिक्षा टॉक के पन्ने पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद यादव। और दोस्तों, मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। कुछ लोग रहते हैं खामोश मगर उनके हुनर बोलते हैं। ऐसे ही हुनरमंद खिलाड़ी व्यक्तित्व की बात करने वाला हूं आज मैं। आज हमारे साथ बने हुए हैं आशुतोष रामटेके, एक सामान्य से प्राथमिक शाला शिक्षक के सुपुत्र हैं ये। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पन्ने पर। साथियों, सफलता एक ऐसी प्रेमिका है जो कि सहज आपको नहीं मिलती है, क्योंकि आशुतोष सबसे पहले तो एक आईआईटीएन बने, और आईआईटीएन बनने से पहले नवोदय में इनका चयन हुआ, फिर आईआईटी में पहुंचे, और फिर भी सफलता की भूख यहीं पर नहीं मिटी और ये जुट गए एमपीपीएससी की तैयारी में। और वर्तमान में ये पदस्थ है नायब तहसीलदार के पद पर। तो मैंने आशुतोष कहा कि सफलता एक ऐसी प्रेमिका है जो कि सहज ही आपको नहीं मिलती है। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल आपको रहेगा कि इस सफलता में शिक्षा टॉक का क्या योगदान रहा, कुछ इसके बारे में आप सबसे पहले आप हमें बताएं। मैं पहले तो ये बताना चाहूँ कि मैं नवोदय विद्यालय से हूँ, बालाघाट से हूँ। और चूंकि जो वाराणसी में नवोदय था, वहाँ पर दीपक रांगडाले जी भी थे, जिन्होंने जो हमारे बड़े भैया के रूप में हमको मार्गदर्शन हमेशा देते रहे। तो शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से वहाँ पर छोटी छोटी चीजों की जो जरूरत होती है, खासकर की मेनली गाइडेंस, कि हम 11th-12th के बाद हम कहाँ जाएं, तो उन्होंने हमें इस बारे में हमेशा मार्गदर्शन दिया। और उसके बाद फिर हम जैसे पीएससी की तैयारी करना है और यूपीएससी की तैयारी करना है, तो इस बारे में हमेशा बताते रहे और एक बड़ा ही अच्छा सपोर्टिंग रोल रहा। जी। तो जैसा कि आपने जाना कि क्या दीपक भैया का योगदान रहा इनकी सफलता में। और साथियों, आशुतोष जी, इस पूरे सफर में दो मौके आपके जिंदगी में जरूर आते हैं। एक पहला वक्त होता है जब आपको लगता है कि आप ये कर डालेंगे, और दूसरा वक्त होता है जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला वक्त जो कि लगता है कि कर डालेंगे, उसमें तो आप सातवें आसमान पर होते हैं, परंतु जो दूसरा वक्त होता है जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, उस वक्त से निकलना बहुत जरूरी होता है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये वक्त आपके हिस्से भी आया होगा। तो जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, या फिर जो डिप्रेशन शब्द होता है, इन सब चीजों से कैसे आपने पार पाया, और कैसे युवा इन चीजों से बाहर निकले, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। ओके, मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट 2018 में एमपीपीएससी में दिया था, और वहां पर मैं इंटरव्यू तक सेलेक्ट हो पाया था। लेकिन उसके बाद फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया। उस समय मैं जब घर आया था तो मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में हो जाएगा। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैंने उस रात काफी रोया, और अपने पापा मम्मी से भी मैंने ये बोला कि मुझे लग रहा था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। और लेकिन मैंने वहीं पर अपनी एक सोच बनाया कि अब मुझे 2019 का अटेम्प्ट इतने कठोरता से देना है कि मैं इसमें डिप्टी कलेक्टर का पद पाऊंगा। हालांकि 2018 के बाद अब 2023 हो चुका है, और काफी समय का लंबा कार्यकाल रहा। और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कई बार मैंने दूसरी एग्जाम से भी देने का ट्राई किया, जैसे कि व्यापम की एग्जाम्स होती है, और एसएससी की भी एग्जाम दिया। तो मेरा जो फुल मोटिवेशन रहा वो मेरे घर वालों से मुझे मिला। और मेरे आसपास मेरे भाई भी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मुझे दिया। जैसे पापा मुझसे कहते थे हमेशा कि यार, आप जितनी भी टेंशन है ये आप मुझे दे दीजिए, और आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मोटिवेशन के लिए मैं बच्चों से यही कहूंगा कि मोटिवेशन आपको कहीं और से आता नहीं है, मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, या फिर हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी हमको पढ़ाने के लिए पैसे भेजते हैं, या फिर मेंटल और हर तरह का सपोर्ट देते हैं। जब वो इतनी बड़ी चीजें कर रहे हैं तो क्या हमें उनसे सीख नहीं लेना चाहिए? और मुझे लगता है कि अगर हम उनको बेहतर तरीके से समझते हैं तो हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि सामान्य से अतः मार्केट में दो प्रकार के मोटिवेशन चलते हैं, एक अल्पकाल के लिए और एक दीर्घकालीन के लिए। और हमेशा जो दीर्घकालीन मोटिवेशन होता है वही आपके लिए काम करता है, क्योंकि आप अल्पकाल के लिए तो एक मूवी देखेंगे, कोई कोटेशन सुन लेंगे, कोई एक स्पीच सुन लेंगे यूट्यूब पर वो अल्पकाल के लिए वो ज्यादा देर तक आपके साथ टिकेगी नहीं। तो जैसा कि आशुतोष ने बताया कि दीर्घकालीन मोटिवेशन के लिए खुद को जानिए, माता पिता के साथ रहिए, उनकी सुनिए, और वहीं से कहीं ना कहीं आपकी तरफ मोटिवेशन चला आएगा। आशुतोष, एक और सवाल मेरा है आपके लिए, कि पढ़ाई के प्रति दो कॉन्सेप्ट बहुत चलते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ा, इतने घंटे पढ़ी। तो पढ़ाई के घंटे महत्वपूर्ण या फिर जितने भी घंटे पढ़े, क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों में आप कैसे अंतर करते हैं, और आपका क्या नजरिया है इन दोनों चीजों के प्रति? सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई का कोई भी ऐसा वो नहीं है, सेट स्टैंडर्ड नहीं है। हर व्यक्ति का पर्सपेक्टिव होता है। मेरा पर्सपेक्टिव था कि मैं थोड़ा रात में ज्यादा पढ़ाई करता था, और घंटे कभी फिक्स नहीं थे ऐसे कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा या 10 घंटे पढ़ूंगा। मैं टॉपिक वाइज चलता था।
कि आज ये टॉपिक क्लियर करना है या फिर जो पेंडिंग वर्क्स हैं तो उनको पूरा करना है। और जहाँ तक बात है कि हमने अगर कोई चीज़ पेंडिंग है, उसको जितने से जल्दी हम उसको अगर पूरा कर लें, वो बेहतर रहेगा। हाँ, बहुत ही संजीदगी से इन्होंने जवाब दिया है। आशुतोष, एक प्रश्न और है मेरा और ऐसे प्रश्न कई आते रहेंगे क्योंकि हम इसीलिए तो ये मुलाकात कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक आशुतोष जैसे सफल व्यक्ति पहुँचते रहें दोस्तों। साथ ही एक बात और कहूँगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं छोटी-सी मार्केटिंग कर रहा हूँ हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही और वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर कोई प्रश्न है आपके मन में, ऐसे ही अधिकारियों के लिए, ऐसे ही व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने कि ऐसे संघर्ष करके इन पदों पर पहुँचे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशुतोष जी, ऐसा क्या विचार था कि आपने आईआईटी पहुंचे आप, चूंकि वो अपने आप में एक सफलता का ठिकाना है और वहां पर पहुंचना अपने आप में कई लोग चाहते हैं वहां पर पहुंचना। वहां पर पहुंचने के बाद भी सफलता की भूख नहीं रुकी और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये अभी भी नहीं रुकी है, चूंकि आप बहुत अच्छा अभी अपने जीवन में कर चुके हैं, फिर भी नहीं रुकी है। एमपीपीएससी की तरफ आने का क्या कारण रहा आपका? मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी पद पे चले जाएं या फिर हम कहीं भी बड़ी पोस्ट में चले जाएं, तब भी हमारी लर्निंग कभी रुकती नहीं है। तो मैं जब क्लास 12th में था तो मैंने सोचा था कि मैं मेरा मैथ सब्जेक्ट था, तो मैंने सोचा था कि मैथ सब्जेक्ट लेते हुए हम बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो मैंने बेशक आईआईटी की पढ़ाई शुरू किया 12th में ही, क्लास 12th में, और मैंने आईआईटी की एग्जाम दिया। तो मेरा आईआईटी धनबाद में सिलेक्शन हुआ। मैंने वहाँ से बीटेक किया है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। देन उसके बाद मैंने सोचा कि अब जो अपनी टेक्निकल फील्ड्स है वहां पर नेशनल सर्विस तो मैं करूंगा ही करूंगा। अगर हम नेशनल सर्विसेज अगर प्रशासनिक सेवा में करेंगे तो वो मेरे लिए एक एड ऑन हो जाएगा और प्रशासनिक सेवा में एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो जो बेस्ट टू बेस्ट चीज होती है यूपीएससी होती है, जो कि प्रशासनिक सेवा की है। तो मैंने वहां भी ट्राई किया था, लेकिन फिर वही बात आ जाती कि धीरे धीरे जब अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं तो फिर मैं एमपीपीएससी की तरफ रुझान मेरा हुआ। मैंने 17 से शुरू किया था पढ़ाई और 2018 में मेरा एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो गया था। चूंकि एमपीपीएससी और यूपीएससी काफी अलग होता है, यूपीएससी थोड़ा कंसेप्चुअल होती है और एमपीपीएससी थोड़ी फैक्चुअल होती है, तो साथ में तैयारी करना एक मुश्किल टास्क था। पर फिर भी मैंने मतलब एमपीपीएससी को ज्यादा महत्व दिया और घर से ही हमें शिक्षा मिलती रही है कि जैसे मेरे पापा शिक्षक हैं, तो मैंने देखा कि वो घर पे ही प्रशासनिक अधिकारी का क्या महत्व होता है। एक समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक अधिकारी की क्या भूमिका होती है, इस पर काफी ज्यादा चर्चा होती थी घर पर। और पापा ने भी मुझे हमेशा से मोटिवेट किया, मम्मी ने भी किया, भाइयों ने भी किया। मेरे एक बड़े भैया हैं जो आईआरएस हैं अभी, तो वो भी मुंबई में पोस्टेड है, तो अश्विन उके। तो वो जब उनका सिलेक्शन हुआ 2014-15 में, तब भी मुझे काफी मोटिवेशन मिला। हमारे नवोदय से ही शीतला पटले दीदी आज भी कलेक्टर थी कुछ समय पहले छिंदवाड़ा की, खितेश गुप्ता भी हैं जो आईआरएस है। तो ऐसे करके हम मुझे मोटिवेशन मिलता रहा और मैंने इस तरह से अपनी पढ़ाई की शुरुआत किया। आशुतोष, इतने सफल व्यक्तियों से घिरे होने के बाद भी कहीं ना कहीं इस पूरे सफर में कुछ चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर करती हैं। वो चाहे मैं प्रेम को डिस्ट्रैक्शन तो नहीं मानता हूं, परंतु पढ़ाई के संदर्भ में कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। वही मोबाइल गेमिंग भी होती है, सोशल मीडिया भी होता है और ऐसी तमाम प्रकार की चीजें होती है जो कि समाज में हो रही हैं और वो उस समय के लिए और काफी अच्छी चीजें भी हैं उनमें से, परंतु उस पढ़ाई के दौरान वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो इन सभी चीजों से जो आप यूथ आपको देख रहा है वो कैसे अपने आप को दूर रखे, इसके लिए आपने क्या किया और क्या उनको सुझाव देंगे आप? पहले तो ये बता दूं कि हमें अपना लक्ष्य धुंधला नहीं दिखना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य हमें एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, हमें पता है कि आज से 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, अगर ये हम सोच पा रहे हैं, क्योंकि जैसे गौतम बुद्ध ने कहे हैं कि आप जो सोचते हैं वो बनेंगे, तो वैसे ही हमें वो सोचना है जो हम बनना चाहते हैं और उसकी छवि धुंधली नहीं होना चाहिए। तो पहला तो ये है कि अगर हम हमारे अंदर एक परसेवरेंस है, उसको पाने की ललक है, तो हम उसके लिए हर दिन जैसे सुबह उठेंगे और बोलेंगे कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, तो उसके लिए हम एक रट लगा के रख चुके हैं। तो वो रट हमें डिस्ट्रैक्शन से बचा रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, जैसे मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन आपने बोले, है ना। तो इसके लिए ये है कि हम मोबाइल से दूर नहीं रह सकते हैं। आज की दुनिया में हम जब तक के टेलीग्राम में कई सारे नोट्स आ रहे हैं, यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे ये शिक्षा टॉक के माध्यम से भी कई सारी मोटिवेशनल चीजें आ रही है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि हम उनसे दूर नहीं रह सकते। हम अपने आप में चेंज ला सकते हैं। हम अपने आचरण को ऐसा बनाएंगे कि हम इन डिस्ट्रैक्शन से बचें। उसके लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि हम अपने लक्ष्य को कभी ना भूलें और धीरे धीरे अपने जो स्टडी आवर्स से बढ़ाते जाएं। क्योंकि ये भी होता है कई बार, जैसे कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पन्ने पलटा रहे हैं, हम उसमें कुछ एफिशिएंसी के साथ वो हमारे साथ हमारे जहन में घुस नहीं रही है वो चीजें। तो इसलिए ये कहना है कि जैसे अगर हमको चॉकलेट खाने का मन है,
तो हम बाहर जाके चॉकलेट खा लेते हैं। अगर चॉकलेट खाने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है तो बढ़ा लीजिए, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, तो आप 15 मिनट का सेट कर लीजिए कि 15 मिनट आप इंस्टाग्राम चला लेंगे। उसके बाद आपको अगर पढ़ना है तो फिर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे। ये मैंने तो इंस्टाग्राम इंस्टॉल अभी अभी किया है, क्योंकि अधिकारी बन गया हूँ तो उसके बाद मैंने कुछ लोगों से जुड़ने के लिए किया है। पर मेरे पास टेलीग्राम होता था और व्हाट्सएप था, और फेसबुक हालांकि उतना इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने नहीं किया। क्योंकि पर ये चीजें रहना चाहिए, टेलीग्राम में भी कई सारे मैसेज आते हैं तो पीडीएफ मिलती है। और दूसरा इसमें ये भी है डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है कि इतने सारे नोट्स आ रहे हैं, हर कोचिंग के अलग अलग पीडीएफ्स आ रही है। तो इतना ओवरलोडेड नहीं रहना है, जितना श्रिंक कर सकते हैं हम नोट्स को या फिर जो भी आइटम्स है उनको जितना श्रिंक करते हैं जितना छोटा कर सकते हैं। एक इसमें ये चीज है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को हाँ, एक बुक को 10 बार पढ़ें, इस तरह से। तो वही चीज है कि आप जितना छोटा अपना कंटेंट रखेंगे, जितना शॉर्ट एंड शूट रखेंगे, और दूसरी इसमें ये भी है कि आप उनसे कनेक्टेड रहें जो हमेशा मोटिवेट करते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्किप करें, जैसे कि कई दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको डिमोरलाइज करते हैं समय समय पर, तो उनसे आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे। और जो दोस्त इनकरेज करते हैं हर चीज के लिए, हर चीज में सपोर्ट करते हैं, तो आइडेंटिफाई करना और स्किप करना, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टास्क होता है। और मन को अपने भी उस तरह से ढालना और उस अकॉर्डिंग बनाना, अधिकारियों तरह तरह की सोचना पड़ेगा आपको। हम जैसे अभी तैयारी करते हैं तो हमारा कंपटीशन जो प्रीलिम निकाले या मेंस निकाले उनसे होता है, लेकिन जब एक अधिकारी बन जाएंगे तो हमारा कंपटीशन क्रीम से हो जाएगा, जो कि पूरे जो बेहतर से बेहतर हो सकते हैं उनसे हो जाएगा। तो हमारा कंपटीशन अब और बढ़ चुका है। तो हम उस तरह से सोचेंगे और उस तरह से कार्य करेंगे, क्यों ना वो कार्य एक एस्पिरेंट होते हुए पहले ही कर लिया जाए। जब हम एक अधिकारी बनते हैं तो हमें एक जिला और तहसील संभालना होता है। तो हम जब अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उस तहसील और जिले को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को इस चीज से सीख लेना चाहिए। बहुत खूब और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया कि आपको अधिकारी बनना है तो उसी की तरह जीना होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को नहीं बचा पा रहे हैं, जो आखिरी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी कि आपको क्रीम से फिर कंपटीशन फेस करना है, तो क्यों ना अभी से उसके लिए साइकोलॉजिकली हम खुद को मजबूत करके रखें। और एक और बात मैं उसमें एड ऑन करना चाह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा है कि यू शुड हैव वन रिसाइकल बिन, कि कुछ लोगों को आपको उसमें पटक देना है कि भाई जो हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं उनको आप अलग कर दीजिए, जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं हमें हमारा सर्कल छांटना पड़ेगा, ऐसा आशुतोष ने कहा है, जो कि बहुत ही। आशुतोष, एक प्रश्न और है मेरा आपके लिए कि मैं दो लोगों के नाम आपसे जानना चाहता हूँ, दो हीरो के नाम जानना चाहता हूँ, एक भौतिक हीरो, एक फिजिकल हीरो जो कि वर्तमान में जीवंत है आपके आसपास, आप किन्हें मानते हैं कि यार ही और शी इज माय हीरो, जिन्होंने कि इस पूरे सफर को बड़ा सुगम बनाया है। और एक ऐसा हीरो जो कि मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है वो काल्पनिक हो या फिर कोई हीरो रहे हो जो कि किताब में आपने पढ़ा हो। तो दोनों दोनों सबसे पहले भौतिक जो वर्तमान में जीवंत है आपकी जिंदगी के, वो कौन रहे हैं? जो वर्तमान में है अभी वो मेरे मम्मी पापा ही हैं। और जब मैंने मोटिवेशन कैसे लिया उनसे, एक छोटी सी एक किस्सा है इसमें, कि जब मैं एक बार घर गया तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी काफी वृद्ध हो चुकी है, वो अभी बर्तन धो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप बर्तन मत धोइए, अब किसी एक उनको लगा लेते हैं जो बर्तन धोएंगे करके। तो उन्होंने मम्मी ने बोली कि तू ला रहा है क्या पैसे, इस टाइप से मुझे ऐसा बोली कि तू जब बन जाएगा तब लगा देना। तो वो मेरे लिए एक टॉन्ट था बिल्कुल, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। मैंने उसको ऐसे लिया कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, मम्मी को ये चीजें करने नहीं देना है, उनकी चूंकि एज भी हो चुकी है। तो हमारा एक ममत्व का भाव, श्रद्धा का भाव था मम्मी के प्रति, पर वो अब मोटिवेशन में बदल गया। वो हमारे ऊपर है हम कैसे पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं, है ना। पापा के बारे में मैंने पहले ही बताया कि वो हमेशा से किसी भी चीज की जो भी जरूरत है हमेशा से वो आगे से पूछेंगे कि आप घर मत आइए, बोलते थे आप वहीं रहिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है वो बताइए। इस तरह से उन्होंने हमेशा से ही बोला है कि मोटिवेशन करें। तो ये तो हो गए जो प्रेजेंट थे। जो एक काल्पनिक जो मतलब पहले एक महापुरुष थे डॉक्टर अंबेडकर, वो मेरे आइडियल रहे हैं। उन्होंने जैसे हमेशा से एक उनका एक जीवन रहा है। वो लॉयर भी रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, भारतीय संविधान के शिल्पकार भी रह चुके हैं। तो वो उनका जो जीवन है एक पूरा ही संघर्षों से भरा है। जीवन के किसी भी पड़ाव को जब आप किसी भी एस्पिरेंट को आप उनकी कहानी बताते हैं तो उनके अंदर एक भावना आती है कि आप इतनी विषम परिस्थितियों में भी जब इस तरह से कर सकते हैं, जब आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है तब आप उस जगह पे जाते हैं जहां आप बेस्ट टू बेस्ट पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास तो सारे संसाधन है। हम अब लोग आज बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास टाइमिंग की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, हमारे पास गाइडेंस की कमी है। जब वो आदमी उस समय में इतना सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और इसी तरह से मैंने उनका आइडियल मानते हुए
धीरे-धीरे शुरू किया और बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी हुए, तब मैं एक मूवी देख लेता था उनकी। तो वो मूवी से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला और हमेशा ये चीज़ें रही सर। वहाँ पर पहुँचने से पहले मैं आशुतोष जी से जानना चाहता हूँ कि आशुतोष जी हम बिल्कुल समाप्ति पर पहुँच चुके हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं आखिरी संदेश जो हमारी ऑडियंस को देना चाहें? मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी बच्चा है या फिर एस्पिरेंट है या फिर कोई भी है जो अपनी तैयारी कर रहा है, एक उनका एक मिशन होता है और शिक्षा के माध्यम से उसको पूरा करता है। तो इसके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि शिक्षा की वो सीढ़ी से अब जाग उठी तरुणाई है, यानी कि युवा वर्ग है। शिक्षा की वो सीढ़ी से अब जाग उठी तरुणाई है और काबिल होकर पाट रही भेदभाव की खाई है। काबिल होकर पाट रही भेदभाव की खाई है। और फट जाने दो दिल के अंदर धधक रही चिंगारी को, फट जाने दो दिल के अंदर धधक रही चिंगारी को, कोई दूजा रोक न पाए मिशन की तैयारी को, कोई दूजा रोक न पाए मिशन की तैयारी को। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आशुतोष और आपकी जो पंक्तियाँ हैं वो वाक़ई बहुत ही लाजवाब हैं दोस्तों। अब हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक छोटी-सी बटन दबानी है आपको, साथ में दबाना है लाइक का बटन और शेयर का बटन। शेयर कीजिएगा उस दोस्त के साथ जिसको ज़रूरत है इन्हीं पंक्तियों की और अगर आपके ज़हन में कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे इसी मंच पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद आशुतोष। साथियों आपके साथ बने हुए हैं आशुतोष रामटेके जो कि वर्तमान में पदस्थ हैं नायब तहसीलदार के पद पर और मैं ये कहूँगा कि अभी भी सफ़र में हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ वक़्त पहले इंटरव्यू से पहले मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि भाई साहब इस और मैं क्या करूँ? कुछ मास्टर वग़ैरह मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ। तो इनकी जो सफलता की भूख है ये मिटने का नाम नहीं ले रही है और इसी भूख के लिए इनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आशुतोष आपने वक़्त दिया हमारे चैनल को शिक्षा टॉक को हमें बहुत खुशी है कि आप जैसे व्यक्तित्व हमारे पास आते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि इस चैनल को जब लोग देखते हैं और एक अच्छी बात ये है कि जो आपने बातें कही ना आशुतोष वो बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हैं, इसमें कोई भी हवाई वाली बातें नहीं है जो कि सर से ऊपर चली जाएँ, जिनको कि अल्पकाल के लिए तो आपको अच्छी लगती है पर दीर्घकालीन में एप्लीकेबल नहीं होती। आपने वो सारी बातें कही जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। तो एक बार फिर से शिक्षा रॉक की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए और साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी की है तो ऐसा मत कीजिएगा। एक छोटा-सा बटन दबाना है आपको, साथ में दबाना है लाइक का बटन और आपको उस व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर करना है जो कि जिसे कि इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही और व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।